हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बायोकेम गुरु, जिसमें केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर कराए जाते हैं। हमने स्टार्ट किया है पिछले लेक्चर से बायोमोलिक्यूल, विच इज़ योर 14th यूनिट ऑफ +2 केमिस्ट्री, और इसमें हम कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। आज हम करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सो आपने अपने दादा दादी को ये बोलते हुए सुना होगा कि आपकी नाक जो है वो आपके पापा की तरह मिलती है, आपकी आंखें जो हैं वो आपकी दादी की तरह मिलती हैं, आप चलते जो हैं वो किसी और की तरह हैं, यानी सिर्फ आपके परिवार में। या बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ये होती है क्रोमोसोम्स की वजह से, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हम सभी के सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो बने होते हैं आपके डीएनए के। डीएनए के साथ साथ इस डीएनए में जो आप हेरिडिटरी कोड्स जो है वो लेकर आए हैं उनको डिकोड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए होता है, और आरएनए से जो एनकोडिंग की प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और उससे क्या बनती हैं आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, और यही प्रोटीन्स जो हैं वो कैरेक्टर को शो करती हैं। सो ये जो डीएनए और आरएनए है इसी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ कुछ और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, और तब ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ओके, सो अगर इनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं, दैट इज देयर इज समथिंग टू बी एसिडिक हियर। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो आपके मिलकर बने होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स, सो इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो किन चीजों के मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं तीन चीजों से मिलकर। वन इज योर शुगर। ठीक है, शुगर के साथ ही अटैच्ड होता है, इसको हम इस तरह से अगर बना लें, शुगर के साथ ही अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस, और शुगर के साथ ही अटैच्ड होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही प्रेजेंट हो, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, और जब ये फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से मिल जाता है तो ये बनाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या बनाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिकली तीन चीजों के मिलकर बने हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज के बने होते हैं, वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एक न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोसाइड जो वो किस चीज का बना होता है, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस का। अब देखते हैं ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये कैसा होता है। अगर ये है डीएनए, तो डीएनए के नाम की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें प्रेजेंट होती है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, ये है बीटा एनोमेरिक कार्बन का जो OH है वो अगर प्लेन प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी और सेकेंड नंबर पे है
तो सेकेंड नंबर पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होना था उसकी जगह सिर्फ H प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है. दिस इज थर्ड, दिस इज CH2OH. फिफ्थ कार्बन. सो दिस इज अ पेंटोज शुगर. 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अगर ये बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज है तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेगी. इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड जो कार्बन है वहां पर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं है. वहां पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट है. वहीं अगर ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता तो यहां पे लगनी थी बीटा डी राइबोस शुगर. और बीटा डी राइबोस शुगर क्या है? सिंपल ये OH ग्रुप जो है वो सेकेंड ग्रुप पे प्रेजेंट है. सिर्फ इतना सा फर्क है. बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इट इज, अगर इसके पास यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा. एक और OH ग्रुप इस पे प्रेजेंट है. लेकिन DNA में क्या होता है? सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो ये मोर स्टेबल देन RNA, ये हम कह सकते हैं. उसके बाद सेकेंड जो चीज हमने इसमें की वो थी कि शुगर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होता है आपका नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस. अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो टाइप के होते हैं. वन इज pyrimidines and second is purines. pyrimidines जो हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये इस तरह का कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा. और जो प्यूरिन्स हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं. pyrimidines फर्दर 3 टाइप के होते हैं. ठीक है. वन इज थायमिन. थायमिन DNA में प्रेजेंट होता है और इसको रिप्लेस करता है यूरेसिल इन RNA. सेकेंड इज साइटोसिन. दोनों में प्रेजेंट होता है. DNA में भी प्रेजेंट होता है, RNA में भी प्रेजेंट होता है. और प्यूरिन्स 2 हैं. वन इज एडेनिन and second is guanine. Second is guanine. तो बेसिकली जब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो DNA और RNA में सिर्फ यही फर्क है कि एक तो उनका शुगर मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है. DNA में डीऑक्सीराइबोस होता है, RNA में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है. और pyrimidines में थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन ये सब प्रेजेंट होते हैं. लेकिन RNA में क्या होता है? थायमिन को रिप्लेस करता है यूरेसिल. DNA जो है वो डबल स्ट्रिंडेड स्ट्रक्चर है. ठीक है. और RNA सिंगल स्ट्रिंडेड स्ट्रक्चर है. DNA में क्या होता है कि ये जो थायमिन है ये बनाता है आपके डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ और साइटोसिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ. ठीक है. थायमिन और एडेनिन यहाँ पे इस तरह से होते हैं. ठीक है. थायमिन एडेनिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ. यानी एक बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर का मतलब है एक बेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस स्ट्रेन पे और एक बेस इस स्ट्रेन पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे पेयरिंग होती है. तो अगर इधर थायमिन प्रेजेंट है तो इधर एडेनिन प्रेजेंट होगा,
इधर साइटोसिन प्रेजेंट है तो इधर गुआनोसिन जो है वो या गुआनिन जो है वो प्रेजेंट होगा। और लास्ट जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो एक मोटा मोटा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो हमें कैसा नजर आएगा। एक नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर अगर हमने देखना है तो इस तरह से यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, सपोज हम डीएनए के लिए इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल है, फर्स्ट के साथ जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होगा, विच कुड बी इधर थायमिन, इधर यूरेसिल, इधर एडेनिन, इधर गुआनिन, इधर साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है। ये अगर डीऑक्सीराइबोस है तो सेकंड कार्बन पे H ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जो फॉस्फेट ग्रुप, अगर हमने, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, अगर इसका हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक्ट करता है। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे 5' एंड पर है और यहाँ पे ये जो बेस है ये 1 के साथ अटैच है, ठीक है। ये अब ये बैकबॉन्ड कैसे बनेगी, यानी मान लो कि दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होंगे। सपोज मैं यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड बना देती हूँ, ठीक है, सेम इस तरह का न्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ पे 5th कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड लगते हैं। दिस इज फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे, विद द 5' एंड ऑफ one nitrogenous base to the 3' end of another nitrogenous base। तो डीएनए में आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि 5' एंड है और 3' एंड है। तो 5' एंड कौन सा हुआ, ये वाला जो एंड है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इस एंड को आप बोल दोगे, जैसे सपोज ये आपकी एक स्ट्रिंग जा रही है, ये 5' एंड है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा, ये OH यहाँ पे प्रेजेंट है, 3' एंड ये फ्री है, ठीक है। चेन के एंड में कहीं पे OH ग्रुप फ्री होगा और कहीं पे 5' एंड फ्री होगा। तो इसी चेन का जो दूसरा छोर होगा वो कौन सा होता है, 3' एंड होता है। अब डीएनए में दो जो स्ट्रेन्स हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 3' एंड है तो यहाँ पे 5' एंड होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, 3' एंड होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये आरएनए में भी इसी तरह से बनता है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे सेकंड पे HOH ग्रुप प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजनस बेस में थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर में फर्क है इन दोनों के वो है। तो आई होप आपको ये न्यूक्लिक एसिड वाला जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का। इस न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है या जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। वॉटसन एंड क्रिक ने प्रिडिक्ट किया था कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए और इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो डीएनए हम कहते हैं कि जिस तरह हर एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसी तरह से डीएनए भी हर एक आदमी का अलग होता है और इसी का फायदा उठाते हुए हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर सभी का फिंगरप्रिंट अलग है तो
जैसे हम हैं, हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो फिंगरप्रिंट नहीं कहूँगी मैं, जो डीएनए है वो सबसे ज़्यादा किससे मैच करेगा, हमारे पेरेंट्स से मैच करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से इनहेरिट हुए हैं, हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं। तो जब ये क्रोमोसोम है, इनका सीक्वेंस देखा जाता है, तो इस चीज़ को जब हम नोट करते हैं या हम किसी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन में अपने डीएनए को यूज़ करते हैं, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, क्योंकि डीएनए सभी का अलग अलग होता है। अब जैसे कहीं पे मर्डर होता है और कोई सस्पेक्ट है कि इस बंदे ने, कोई मर्डरर है, हो सकता है कि वो XYZ पर्सन जो है वो मर्डरर है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे हो सकता है उसका बाल गिरा हो, हम उसका बाल उठाते हैं और उसको लैब ले जाते हैं, उस बाल का डीएनए और जो आदमी है उसके डीएनए को मैच करते हैं। अगर मैच हो गया तो वही बंदा मर्डरर था, और अगर नहीं हुआ तो वो बंदा मर्डरर नहीं है। उसी तरह से बच्चे के डिस्प्यूट होते हैं, कोई किसी माँ ने मान लो कोई बच्चा इधर ही फेंक दिया और हमें पता चला कि ये औरत जो है इसका ये काम है, तो फिर क्या होगा कि फादर मदर डिस्प्यूट्स जो हैं वो कुछ इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बच्चे का डीएनए लिया जाएगा, मदर या फादर का डीएनए लिया जाएगा, फिर उसको मैच करवाया जाता है। तो इस तरह जो फोरेंसिक लैब है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम यूज़ भी कर रहे हैं। आई होप ये डीएनए वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसको हम कहते हैं विटामिन्स। कहते हैं ना कि विटामिन्स अगर पूरी ना लो तो भी कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, और विटामिन्स बहुत ज़्यादा हो जाए शरीर में तो भी बीमारियां हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज विटामिन। ठीक है, शुरुआत में क्या था कि ये जो विटामिन थी इनको माना जाता था कि ये हैं वाइटल अमाइंस। ठीक है, तो विटामाइंस जो है वो इसका वर्ड हम रखते थे, लेकिन धीरे धीरे जब विटामिन्स की डिस्कवरी होती रही तो हमें पता चला कि ये विटामाइंस नहीं होंगी, ये अमाइनो ग्रुप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रेजेंट ही हो। बहुत सारी विटामिन्स ऐसी हैं जिसमें ये अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर, इसके जो स्पेलिंग है उसमें से ई हटा दिया और वो क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ विटामिन रह गया। सो विटामिन्स आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो which are very very important for our vital growth development। ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर उनकी कमी हो जाए तो बहुत ज़्यादा बीमारियां कॉज हो सकती हैं। वो हमें बहुत 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 माइन्यूट क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें वो लेनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो दीज आर द विटामिन्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी विटामिन्स नहीं बना पाती है। ठीक है, तो उन विटामिन्स को हमें क्या करना पड़ता है, इसेंशियली अपनी डाइट में लेना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ विटामिन। तो एक्सेप्शन है विटामिन के, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द बैक्टीरिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और विटामिन डी जो हमारी स्किन में ही प्रोड्यूस होती है, वो मिल्क से भी मिलती है, पनीर से भी मिलती है, लेकिन बाकी की सारी जो विटामिन्स हैं वो हमें विद द हेल्प या फ्रॉम द फूड जो है वो हमें लेनी पड़ती है। तो विटामिन्स जो हैं वो ब्रॉडली इनको कैटेगराइज तो नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो स्ट्रक्चरली इनकी क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो हैं ये दो टाइप की हैं, वन इज फैट soluble vitamins and another one is water soluble vitamins। तो फैट soluble vitamins ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में डिजोल्व हो जाती है। हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू है, फैटी एसिड टिश्यूज हैं, वहाँ पर क्या है ये स्टोर हो सकती हैं, तो दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और वाटर सॉल्युबल क्या है कि हम उनको खाएंगे, वो पानी में सॉल्युबल होती है, तो उनको बार बार लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे विटामिन्स को स्टोर करके नहीं रख सकती है। ठीक है, तो वो क्या कौन सी होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अगर हम देखें वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन का, फैट सॉल्युबल में आती हैं आपकी A, D, E, K। ये जो विटामिन्स हैं इनको हम फैट सॉल्युबल मानते हैं। हमारी बॉडी में लीवर, एडिपोज टिश्यू या फैटी एसिड जो टिश्यूज हैं वो इनको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है उसमें क्या है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी लगातार जो है वो हमें लेनी पड़ती है। हाउएवर विटामिन B12 जो है, कोबलामिन जो है, इसको हम अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, तो हमें माफ कीजिएगा नाइट ब्लाइंडनेस जो हो सकती है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स हो सकता है। विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कमी हो सकती है। विटामिन बी की कमी हो जाए तो बैरी हो सकता है। विटामिन 12 की कमी हो जाए तो पर्नीशियस अनीमिया ऐसा अनीमिया है, माफ कीजिएगा, ऐसा अनीमिया है, जुबान फिसल जाती है, ऐसा अनीमिया है जिसमें क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी हो सकता है और किलोसिस जो है वो भी हो सकते हैं। ये ओठों के साइड का फटना जो है, ये स्किन की बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वो विटामिन सी की कमी से हो जाती है। इम्यून सिस्टम में भी कमी आती है। तो ज़्यादा ही अगर ये फैट सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में हो जाएं तो भी दिक्कत होती है, और कम हो जाएं तो भी दिक्कत होती है। तो इनका एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो लेने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स जो हैं वो विटामिन के हमें नहीं लेने। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है आपके बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स। एज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप में एक केमिकल फैक्ट्री हैं। केमिकल फैक्ट्री होने का मतलब है बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो दिन ब दिन या हर सेकंड जो है हमारी बॉडी में होती जाती है। बहुत सिंपल से एग्जांपल दें तो फूड की डाइजेशन है, उस डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन है, और फिर जो मॉलिक्यूल्स उसमें से बन के आ रहे हैं उनकी क्या होनी है, एनर्जी की प्रोडक्शन होनी है या कोई यूजफुल प्रोडक्ट उसमें से बनना है। ये सारी रिएक्शंस अगर नेचुरल कंडीशन में हमने करनी हो, ठीक है, इन विट्रो या लैब कंडीशन में हमें करनी हो, तो इनको कई साल जो है वो लग जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेजेंट है, ऐसा इन्वायरमेंट पीएच जो है वो प्रेजेंट है, जो क्या करता है, असिस्ट करता है इन सारी रिएक्शंस को। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक मॉलिक्यूल ऐसा भी है जो रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। और स्पीड अप करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स जो हैं इन्हीं को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। अब बायोकैटलिस्ट तो हमने कह दिया, ये इतने स्पेसिफिक होते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क अगर इन्होंने करना है तो उस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की ही ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुक्रोज को आपने ब्रेक डाउन करना है। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, इसका ब्रेक डाउन करना है तो आपको क्या चाहिए, सुक्रेज जो एंजाइम है वो चाहिए। ठीक है, माल्टोज है तो माल्टोज के लिए आपको इसको ग्लूकोज में आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको माल्टेज एंजाइम की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर आपने लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको लाइपेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एज तो वो किसी स्पेसिफिक एंजाइम को दर्शाता है। जैसे अगर ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, तो उसके आगे आ जाएगा ऑक्सीडेज। ठीक है, अगर रिडक्शन करना है तो वो आ जाएगा रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं, ये करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी
जो भी रिएक्टेंट्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स बनने की फर्स्ट रिएक्शन जो स्टार्ट होनी है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को आप एक्टिवेशन पॉइंट कहते हैं, और उसकी जो एनर्जी है उसको ये लोअर कर देते हैं। और जैसे ही एनर्जी लोअर होती है तो आपकी बॉडी में जो कम एनर्जी है उसमें भी वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये एंजाइम्स वाला टॉपिक जो है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये समझ आया होगा। इन एंजाइम्स के साथ बायोमोलिक्यूल्स जो आपका 14th यूनिट है, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।